बसपा भाजपा सपा को नहीं बनने देंगे। देखो बेरोजगारी तो है ही, पर हमें तो वोट देनी है। सरकार की दिशा में देखा जाए तो किसानों की तो कमर तोड़ ही दी है। पेपर हुए तो आउट हो जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे नौकरी मांगेंगे, अगर पास हो गए तो उनकी शिक्षा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बेरोजगार सब कर ही दिए हैं। यह मैं मानता हूँ योगी जी मोदी जी सही है, मगर भ्रष्टाचार है जी। तो केवल अडानी अंबानी को समझते हैं, किसानों को समझेंगे ही कहाँ। जिसके पैर में बीवाई पड़ती है उसको दर्द होता है, जिसके पैर में बीवाई नहीं फटेंगे उनके मालूम, इनके औलाद तो है नहीं साहब। लेकिन जब से घटाए हैं 95 रुपया आया है, तब से आप देख रहे हैं 1 महीने से बढ़ नहीं रहा है इलेक्शन के नाम पे। ये तो 150 भी होगा और हम भी लेंगे, इलेक्शन के बाद 150 भी होना है। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ टीवी। उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां बेहद तेज हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान होने हैं। इस समय हम खड़े हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर। आप देख सकते हैं कि ये यमुना एक्सप्रेसवे ये वही रास्ता है जो खुला है जेवर के लिए, और जेवर एयरपोर्ट के लिए पहचाना जा रहा है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था, और उनका टारगेट है कि 2025 तक वहाँ हर हाल में एयरपोर्ट संचालित कर दिया जाए। इन परिस्थितियों में जेवर में क्या माहौल है और जेवर की क्या स्थिति है, ये जानने के लिए हम जा रहे हैं जेवर। जेवर के गणितीय सत्य को अगर बताऊं तो शुरू में अगर 91, 92 और उस समय के पीरियड की बात करें तो भाजपा ने बाजी मारी थी 96 तक। उसके बाद बसपा ने अपना यहाँ पर ट्रेंड सेट किया था और लगातार 3 बार जीत दर्ज की थी, 2002, 2007 और 2012 में। इन्हीं पार्टियों के नेता आपस में सीटें बदल करके या पार्टियां बदल करके चुनाव लड़ते हैं, कभी वो कांग्रेस में, कभी बसपा में, कभी भाजपा में। लेकिन सपा के लिए कभी वोटिंग यहाँ पर 10% से ज़्यादा नहीं हुई। ये जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम पहुँचेंगे जेवर और देखते हैं वहाँ हालचाल, वहाँ किस तरह का माहौल है और कैसे लोग सोच रहे हैं। बाइक पर चल रहे हैं ये, और इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। आपका शुभ नाम अभी आपने बताया? बलवीर सिंह है। ये बताइए, पेट्रोल का असर आपकी गाड़ी पर होता है? देखो जी, ये तो आम जनता पे भी, आप पे भी है, सभी पे भी है। बाजी बांधने वाला बाजी मारता है, और ना बाजी बांधने वाला तो उसकी मजबूरी बन जाती है सब कुछ। बड़ा हम जैसे आंकड़ा पढ़ रहे थे तो शुरू में क्या हुआ कि बीजेपी जीत रही थी 91, 92, 96 तक। उसके बाद फिर बसपा मायावती जी आ गई, बहन जी आ गई। वो 2002 में भी यहाँ पर जीत दर्ज की, 2007 में भी, 2012 में भी, और फिर 2017 में जो है बीजेपी की लहर उठी, फिर बीजेपी। सपा या रालोद ये दिख नहीं रहा है, तो क्या रीज़न है? हमारे यहाँ सपा तो मुश्किल ही है, यहाँ सपा मुश्किल है। तो बहन जी को है? हाँ? बहन जी को है। देखो आपस में ये गुरु भाई हैं, ये भाजपा बहन जी ये आ सकते हैं, बाकी उसको ना बनन दें। लेकिन मुद्दे इस क्षेत्र में है कि नहीं है, या जेवर का एयरपोर्ट बनने के नाम से सब लोग बहुत खुश होंगे यहाँ पर? एयरपोर्ट की वजह से तो सब खुश हैं यहाँ। वो मायावती की देन थी, जो कि मसला चला हुआ था पहले पुराना। हाँ, अब बनवाएं, कोई भी, मोदी जी बनवाएं, योगी जी बनवाएं, शाह का एक ही है सब। आपकी उम्र मुझे लगता है 60 से तो ऊपर ही है। हाँ, मेरी 62 है। हाँ। माहौल जैसे आप देखते हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ भी बैठते होंगे, कई लोगों के साथ, तो कैसा लगता होगा आपको? देखो माहौल हमें लग रहा है कि मिक्सचर भी बनती है, तो ये बसपा भाजपा सपा को नहीं बनने देंगे, ये जरूर है। नहीं बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। इनकी तो साठगांठ हो जाती है, भाजपा की और बहन जी की। नहीं, जैसे एक बड़ा माहौल बना हुआ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और किसान और मुस्लिम्स सभी एक साथ होकर के इस समय ये चाह रहे हैं कि गठबंधन जीते। जेवर में ये सीन अभी भी नहीं दिख रहा। ना, ये नहीं है। क्यों? ये नहीं है ऐसा? ये जेवर का सीन तो यही है कि भाजपा हो या बसपा, ये मिलजुल के बना लेंगे। चाचा आपका भी? अच्छा, ये मिलजुल के बना लेंगे ये। मतलब ये आप समझ रहे हैं कि मिल करके पार्टी आएगी? हाँ, बिल्कुल मिल करके आ सकती है इन दोनों की, क्योंकि इनमें पहले भी चलता हुआ है, मामला आया है भाजपा बसपा में, फिर एक हो जाएंगे। बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा नहीं है? देखो बेरोजगारी तो है ही, पर हमें तो वोट देनी है। अब बेरोजगारी तो बेरोजगारी है ही। आपके बेटे वगैरह हैं? हाँ, 2 बेटे हैं। क्या काम करते हैं?
एक तो ये नेट का काम करता है, ये ऑनलाइन वगैरह जिनका क्या है, ये CSC सेंटर चलाता है। ये खेती में लग रहा था। खेती की तो हालत कोई छुपी नहीं है। हाँ वो तो ऐसे है ही। पर चलो ठीक है, कुछ ना कुछ हुनर बंदी से काम करने पड़े हैं सब। नहीं, बहुत समय दिया आपने और बहुत साफ आपने कहा भी कि भाई पार्टियां में। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं और इनसे आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। ओम प्रकाश जी, क्या पसंद करते हैं आप इस समय सरकार की दिशा में अगर देखा जाए तो? सरकार की दिशा में देखा जाए तो किसानों की तो कमर तोड़ ही दी है। अखिलेश यादव जी ने सरकारी नहर, बम्बे ट्यूबवेल, सरकारी ट्यूबवेल का पानी फ्री किया था, वो आज भी है। और 100 नंबर भी उन्होंने चलाई और एम्बुलेंस भी उन्होंने चलाई। और किसानों के हित में उन्होंने वास्तव में अच्छा काम किया था। और उधर हमारे चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने भी किसानों के साथ में अच्छा काम किया, लेकिन इन्होंने 5 किलो यूरिया पे घटा दिया और दाम उसके तिगने कर दिए हैं। 130 का जो कट्टा मिलता था वो 300 रुपये और 320 का मिल रहा है। ऐसे ही DAP का हाल है। जब किसान को DAP की ज़रूरत पड़ती है तो यूरिया मिलता है, और यूरिया की ज़रूरत पड़ती है तो DAP मिलती है। डीजल में भी है समस्या। डीजल की तो बहुत बड़ी समस्या है। हमारे आज से 7 साल पहले 70 रुपये बीघे खेत की जुताई करते थे ट्रैक्टर वाले, आज 150 रुपये बीघे चल रही है। तो उसमें भी दूने ही रेट मान लो। हर चीज़ में गैस सिलेंडर देख लो। वो स्मृति ईरानी जी जब वो कमर पे सिर पे लिए डोलती थी सिलेंडर को, जब सब्सिडी थी 300 रुपये का था, आज 1000 रुपये पर उसकी कीमत पहुंच रही है और कोई सब्सिडी नहीं है। सिलेंडर बांटे, उसमें क्या लाभ हुआ? लोगों को उससे भी ज़्यादा कीमत सिलेंडरों की देनी पड़ गई है, क्योंकि उन पर सब्सिडी नहीं थी और 50 रुपये महंगा मिलता था। तो उनको क्या लाभ हुआ? शिक्षा बच्चों की छीन ही ली। कहीं किसी के पेपर हुए तो आउट हो जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे नौकरी मांगेंगे, अगर पास हो गए तो उनकी शिक्षा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बेरोज़गार सब कर ही दिए हैं। आज इस शासन में लोग बिल्कुल परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। इन मुद्दों का जितना आपने जिक्र किया, अपनी आपकी उम्र देख करके ऐसा लग रहा है कि आपके पास अनुभव काफ़ी है, जितना आपने जिक्र किया, इन सब का असर है क्या? देखिए, असर है, यहाँ तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ लोग हिंदुत्व उस पर जा रहे हैं। लेकिन ये तो इनकी एक जीत का माहौल है, हिंदू मुस्लिम करना, और लोग इसे समझेंगे भी। अब नहीं समझेंगे, कुछ देर बाद समझेंगे ज़रूर, लेकिन जब इस टाइम ही ये त्राईमान कर रहे हैं तो आगे इनकी हालत होनी क्या है। अभी जैसे मुजफ्फरनगर में बताऊं और कैराना में बताऊं, योगी भी थे, मोदी भी जी, कोई असर पड़ अरे नड्डा भी थे, और उसके बाद राजनाथ सिंह भी आए। इन सब लोगों ने एक लाइन ज़रूर कही कि अगर ये दोनों दल आ गए, RLD और सपा, तो दंगा फिर फैलेगा। 1 मिनट सुनिए, अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है उस पर भी ध्यान दीजिए। उसे मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा किसान हूँ। अखिलेश जी ने जो कहा है उस पर भी ध्यान दीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। जिसकी सत्ता होती है, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि पुलिस जो लाठी का सांप बना देती है, वही हाल आज इस शासन में हो रहा है। समझे जी? कोई थाने पुलिस में कोई सुनवाई नहीं, कोई किसी नेता के पास जाए वो सुनता नहीं, जैसे चुन के भेजते हैं वो भी नहीं सुनते हैं। तो बताओ क्या होगा? असल में एक और भी प्रॉब्लम है ना, कि जैसे नेता जो है अपनी पार्टी बदल लेता है। जैसे हम धीरेन्द्र सिंह को ही देख रहे हैं, कांग्रेस में थे, कांग्रेस में, भाजपा में, हाँ, फिर भाजपा में आज निकाल देते तो शायद किसी और में हो। तो इन नेताओं की तो जिस पार्टी को देखते हैं कि इसमें हमारी जीत होगी, उसी में भाग जाते हैं। जिस टाइम देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, आज लोग उसे भूले बैठे हैं। कांग्रेस ने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। अवतार सिंह जी के बारे में थोड़ा जानते हैं आप? अवतार जी, हाँ जानते हैं। इस समय RLD से हैं। RLD से हैं, वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं, जो मैंने सुना है मुझे। हाँ, भड़ाना जी। और यहाँ पहले वो कांग्रेस में थे, अब इसमें सपा में आ गए हैं। हाँ, RLD में। हाँ, तो उसमें वो चुनाव लड़ रहे हैं। जितना क्षेत्र आप घूमते होंगे, मुझे लगता है यहाँ कम से कम 50 किलोमीटर में तो आप घूमते होंगे। आप अपने अनुभव से थोड़ा बताइए कि क्या है जीवन। मेरे हिसाब से देखो, यहाँ विकास तो असलियत में मानो तो मायावती ने किया था। समझे? सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ इस हाईवे से, आज लोग चाहे वो 10,000 करते हो या 5,000 करते हो, रोज़गार मिल रहा है और घर बैठे आ जाते हैं। हाँ, लेकिन जो और इससे बहुत कुछ सुविधा मिली है। एक और है, जैसे हमारे यहाँ कंपनी लगी हुई है, उसमें 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर के बच्चों को भर्ती करते हैं। कह देते हैं तुम लोकल हो, जो ओरिजिनल है उन्हें लोकल बता देते हैं, और जो
वहाँ से 2 से 250 किलोमीटर से आते हैं, उन्हें नौकरी से लगाते हैं। दो बुजुर्गों की आपने बात सुनी, इन लोगों ने अपने मन की बात कही और अनुभव की भी बात कही। दो युवा भी हैं सामने। चुनाव में बड़ा माहौल बना हुआ है कि बुजुर्ग और युवा। बुजुर्गों के साथ ये है कि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं कि जो ऐसा माना जा रहा है कि उनको मोदी और योगी पसंद है, और युवाओं के साथ भी शुरू में ऐसा था कि भाई उन्हें मोदी और योगी बहुत पसंद थे। माहौल एग्जैक्टली क्या है जेवर में इस समय हम खड़े हैं, और जेवर की जिस सड़क पर हम खड़े हैं, ये रोड जा रही है, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पर जेवर एयरपोर्ट है, जिसको अभी मोदी जी ने और योगी जी ने उद्घाटित किया था, वहाँ पर शिलान्यास किया था। तो आप क्या करते हैं, पहले ये बताइए। मैंने अभी बीएससी किया है। किस सब्जेक्ट से? पीसीएम से, फिजिक्स के केमिस्ट्री मैथ से। तब तो इकॉनमी भी आपको थोड़ा बहुत मालूम हुई होगी। हाँ जी, हाँ जी। इस समय जो बजट आया है और जो बजट का माहौल है, उसमें अगर आप बताइए तो लगता है आपको कि देश में कुछ ठीक हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ ठीक हो रहा है? हाँ जी, देश में विकास का माहौल चल रहा है इस टाइम। मोदी जी ने काफ़ी हद तक विकास की ओर लेके गए हैं, और जो सरकार कांग्रेस की सरकार थी उससे तो काफ़ी अच्छा माहौल किया है उन्होंने, और आतंकवाद के खिलाफ तो कड़ा सख्त कदम उठाया उन्होंने, और तुम्हारा शिक्षा की ओर भी काम किया है। तो फिर योगी लगातार मुजफ्फर कैराना, राजनाथ सिंह मुजफ्फर कैराना, दंगा, ये सब क्यों बात कर रहे हैं? वो तो दंगे हैं, विरोधी पार्टियाँ हैं, वो तो करेंगी, उनको कोई इलाज तो होगा कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी से ही वो लोग अपने चुनाव में जब उतर रहे हैं, लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि अगर रालोद और सपा आ गई तो फिर दंगे देखने को मिलेंगे। हाँ जी, ये तो होगा ही होगा, ये तो होगा। रालोद आ गई, ये तो होगा ही। इसमें कानून व्यवस्था बहुत काफ़ी हद तक विकास किया। कानून व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी तोड़ी, वो जेल गयो और हंग गयो। यहाँ मंदिर की मूर्ति तोड़ी, वो जेल गयो। जो बाबा जी ने तोड़ी और वहाँ की मस्जिद की गुम्मत तोड़वा दी। कौन ना गया? जो आप ही तोड़ रहा है तो उसे जेल कौन जाए? मैंने तोड़ी और इन्होंने कह के तोड़वाई, वो जेल क्यों नहीं बोला? मंदिर की मूर्ति तोड़ना अच्छा। मैं एक बात बता दूं, आपका शुभ नाम? धीरेन्द्र सिंह शौकर। ये भी हिंदू ही हैं और ये भी हिंदू ही हैं। जरा विरोध। अच्छा, आप हाँ देखिए, हाँ सर, मेरा नाम विजय कुमार शर्मा जी। देखिए, भाजपा जो है का वास्तव में पार्टी बढ़िया है, मैं मानता हूँ। योगी जी, मोदी जी सही है, मगर भ्रष्टाचार है जी इस पार्टी में। भ्रष्टाचार, ये तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हमने मिटा दिया है। कौन कहता है? योगी और मोदी। मैं बोलता हूँ जी, हमारे पैसे आने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं जी। 20-20 हज़ार रुपये दिए हैं और 1-1 लाख रुपए तक पहुँच गए पैसे देने के लिए। किस बात के लिए? ये जो हमारे 5.5 लाख रुपए मिले हैं, जमीन जो अधिग्रहण की गई उसमें R&R में, उसके लिए। हाँ जी, और चौक ने मुआवजे कह के, और हाँ। इधर आइए, बहुत अच्छा। आप इधर आइए। ये बताइए मुझे हाँ जी। कि जो जेवर में जमीन अधिग्रहण हो रहा है उसकी बात आप कर रहे हैं? उसकी बात कर रहे हैं। उसमें क्या आप कर रहे हैं? पैसे कैसे, किस लिए दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? सरकार द्वारा जो हमारी जमीन अधिग्रहण है उसमें 5.5 लाख रुपए दिए गए। हाँ। वो पैसे मिले नहीं, उन पैसों को देने के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। अरे, उन्होंने कहा कि जनधन खाता, जिनके पास भी ये खाता, उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, मतलब सीधा पैसा उनके खाते में जाएगा। वो नहीं पैसे, वो जो जमीन गई वो जमीन का भी पैसा तो खाते में ही आना है। नहीं आए, नहीं पैसे देने पड़ रहे हैं उनके लिए। 1-1 लाख रुपए तक जा रहे हैं। 20-20 हज़ार रुपये हमने दे के मंगाए पैसे। मित्र बताओ, भ्रष्टाचार की बात ये कर रहे हैं, उन्माद और उसकी बात ये कर रहे हैं, और तुम युवा हो हैं, और तुम बता रहे हो विकास भयंकर हो गया है। विकास तो काफ़ी हद तक हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे जो एक अधिकारी जो काम कर रहे हैं अथॉरिटी में, इन्होंने भ्रष्टाचार का माहौल पैदा कर दिया। भाई, तो जिम्मेदारी तो उन्हीं उच्च अधिकारियों की है ना, मुख्यमंत्री की है, प्रधानमंत्री की है, मंत्रियों की है। जिम्मेदारी नहीं है क्या उनकी? जिम्मेदारी है, लेकिन उन तक खबर कैसे पहुँचे, उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। अरे भाई, खबर पहुंच रही है। जिसका बच्चा 16 साल का है उसको लेना चाह रहा है, 18 साल का हुआ नहीं है, ले पैसे ले ले, मुझे पैसे डलवा दे। तो नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, 100%। ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। मैं बताऊँ, ऐसा मैं सही देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको, एक करके बोलिए। देखिए, मेरी बात सुनिए। मेरे माँ की पेंशन के लिए 2 बार ऑनलाइन करवाया। वो बीडीओ बोलता है मुझे 1500 रुपये दीजिए जब पेंशन बनेगी। केडी शर्मा नाम का है बीडीओ, उसने बोला 1500 रुपये दो तुम्हारी पेंशन। ये बीडीओ की बात कर रहे हैं, बीडीओ की डेवलपमेंट ऑफिसर की बात कर रहे हैं, और केडी शर्मा नाम ले रहे हैं। और मैंने फिर दूसरे ठाकुर साहब आए, उन्होंने, मैंने कहा, बोले कुछ दक्षिणा दीजिए। मैंने कहा मैं तो माँ की कराऊँ। क्या ठीक है, आप समाज सेवी हो, कोई बात नहीं, आपका करा देंगे। वो आज तक नहीं हुई, बताइए क्या करें। आप वैसे क्या हैं? आप ठाकुर हैं? पूछना वैसे। पंडित हूँ जी। अच्छा, पंडित हैं जी? हाँ जी। ये भी बढ़िया है, ठाकुर पंडित भी बड़ा माहौल बना हुआ। हाँ जी, हाँ माहौल बना हुआ जी। मैं मानता हूँ सरकार ठीक है, अपने जो कदम उठाएं सही उठाएं, ऐसा कुछ नहीं।
उन्होंने अपनी तरफ से जो भी कुछ किया, योगी जी ने, मोदी जी ने विकास की तरफ ले गए, मैं मानता हूँ। देश को उन्होंने पदोन्नति, देश की पदोन्नति की है, मैं मानता हूँ। मगर ये भी तो मानिए कि देश बिक रहा है। आपने हाँ, बात को समझ ही नहीं रहे हो। मैं कह रहा हूँ आपको यानी जिस चीज़ की यानी फसल इसमें आपको 10,000 की हो रही है और अगली साल इसमें 8,000 की हो रही है, फिर 5 की हज़ार है। अब तुम्हारी ये चीज़ 10,000 20,000 तुम्हें एक संगी मिल जाए और पहले मिल जाए, जो 20,000 रुपये खर्च करेगा वो इसकी पूरी हुआ करेगा नहीं, सुरक्षा भी करेगा, इसके हर चीज़ की देख रेख करेगा। आप कृषि कानून की बात कर रहे हैं क्या? हम कृषि कानूनों की बात कर रहे हैं। नहीं, ये भाई साहब कह रहे हैं कि देश बिक रहा है, रेल बिक गया, फलाना बिक गया, कुछ नहीं रहा। झाड़ू लगाएंगे क्या बैठे बैठे? हम क्या करेंगे? ठेके में बात एकदम जायज़ उठा रहे हैं। अगर सारा सामान आप प्राइवेटाइजेशन में कर देंगे तो आप क्या करेंगे? सरकार क्या देगी आप? मैं कह रहा हूँ जब तक प्राइवेट में नहीं था, इस रोड पे पहले आप कभी आए हो? आए नहीं आए? मैं बहुत बार आया हूँ। क्या ये ऐसा ही रोड था? अब से पहले जब आए थे किसी ने बनवाया। ये कितने साल से है जी? ये कितने साल से रोड? कितने साल हो गए आप बताइए? अलीगढ़ रोड पे काम चल रहा है, तुम्हारे इधर को काम चल रहा है, खुर्जा रोड पे काम चल रहा है। भाई इन रोड्स पर इन रोड बताइए, जब तक हम उनका सरकार पैसे क्या कर रहे थे? सरकार तो हम तुमसे लेके नहीं, इन रास्तों पर सुनिए, इन रास्तों पर कहीं कोई काम 10 साल से काम चल रहा है। जमीन किसानों की ठग ली, किसने ठग लिया? 4 गुने मुआवजे मिलते, गांव बता दिए। हम गए, अरे हम खुश हैं। अरे तुम खुद, तुम्हें जरूरत होगी, तुम पे कर्ज होगा, 105 तुम अपने में सब्सिडी होगे, जो 105 अपनी गुजर कर रहे हो जा जमीन पे, वहाँ की जमीन आधे में छीन ली है। नहीं अपने आएंगे। हम उस जमीन पे, हमारे बुजुर्ग गए, हम भी जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी करते। सुनिए 105 देकर कांग्रेस से आज भूमि अधिग्रहण में पास करके गई 4 गुने मुआवजे की। इन्होंने शहर गांव जाके देखो, गांव है शहर है? किशोरपुर कोई देखना, आप रामनेर को देख लो, ये पास में ये गांव है या शहर है? शहर कह दिए और जमीन आधे में छीन ली है। अपने गांव को देखो आप। सर जी, हमारे गांव की पोखर को देखो कितनों बड़ो गंदगी पड़ी है। गांव की पोखर की देखो। जो सफाई की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, गांव में जाके देखो है। शहर का यानी प्रस्ताव रखा किसने? करके आप कमजोर पड़ रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं। नहीं, कमजोर नहीं पड़ रहे। अखिलेश ने खुद 2013 में जो सरकार आई थी, खुद शहर करके गया था। आपने जितनी बात गिना दी है उतनी बात का जवाब आपके पास है नहीं। सुनिए साहब, 13 में जिला चेयरमैन के चुनाव हुए, प्रधानी के चुनाव हुए, प्रमुखी के चुनाव हुए। जब गांव शहर घोषित है जाए उनमें चुनाव, तो उस चुनाव क्यों हुए? आप बताइए। मतदान किसी भी ओर जाए, ये बात की बात हम है, सत्य कहेंगे, झूठ ना बोले। लेकिन समस्याएं जितनी हैं विकट और जिन्होंने आपने गिनाई है। हम किसान है छोटे से, हमारी जमीन छीनने जा रही है आधे मूल्य पे। कानून वापस होके अच्छा हुआ। सर्किट रेट हर साल 10% पर होती है, एक पैसा भी ना बढ़ा। अच्छा, कानून वापस होके, जो कृषि कानून था वापस होके अच्छा हुआ। ये बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि किसानों की जमीन इसमें छीनने जा रही थी। किसान परेशान था, वहाँ 750 किसान मारे गए, लेकिन आज तक भी किसी ने नहीं कहा। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा, मैं किसानों को समझा ही नहीं। अच्छा ये बताइए, अच्छा एक मिनट तो केवल अडानी अंबानी को समझते हैं, किसानों को समझेंगे ही कहाँ। एयरपोर्ट का प्रस्ताव नहीं रखा गया। देखिए एक बार, क्या रेट थी यहाँ पर? जिसके पैर में जिसके पैर में एक बात करते हो तो मायावती ने बढ़ाई थी। देखो, जिसके पैर में बीमारी पड़ती है उसको दर्द होता है। जिसके पैर में बीमारी नहीं फटेंगे उन्हें क्या मालूम? इनके औलाद तो है नहीं साहब, इन्हें क्या पता औलाद क्या होती है? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि ये बात सच है कि समाज में, ये मैं भी बताता हूँ कि समाज में पहले यही होता था ना कि जो शादी नहीं किया है वो बाहर रहता था, उसको एंट्री नहीं मिलती थी पारिवारिक उसमें। जो जिनके मतलब जिनको दुआत या हो जाता था या कुछ ऐसा हो जाता था, या जिनके बच्चे ही नहीं होते थे, उनको भी नहीं मिलती थी। ये बात बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, तो फिर इन्हें क्या मालूम? जिसके पैर में बीमारी पड़ती है उनको मालूम पड़ती है दर्द कैसे होता है, और जिनके कुछ है नहीं उनके क्या? हाँ, आपके पास सरकार शादी करी थी क्या? मायावती ने शादी करी थी क्या? बताइए, जवाब दीजिए। आप बताइए ना, हम क्या जवाब दें? नहीं, अगर ये कह रहे कि जिसकी शादी नहीं हुई उसे क्या पता, तो मायावती ने क्या शादी करी थी उसे नहीं पता? क्या मालूम है? नहीं, ये बात तो बताइए। हाँ, किसी पे कि जिसने शादी नहीं करी उसे पता ही नहीं है। सब कुछ पता है सबको। इंसान है, इसी इंसानों के बीच में रहता है। लेकिन पारिवारिक जो चीजें होती हैं, परिवार किसका नहीं है? जैसा मायावती का परिवार है सबका परिवार है। जितने भी तुम्हारे लड़ुआ भड़ुआ, बताइए किसका परिवार नहीं है? भाई एक बात बताइए, माँ भी है, एक बात बताइए, बाप भी है, माँ भी है, भाई है, सब कुछ है उनके। किसके नहीं है? जिसके औलाद नहीं उसे क्या मालूम? औलाद सुख क्या होता है, औलाद क्या होती है? चलिए ये समस्या दूसरी है, ये समस्या दूसरी है। लेकिन अगर इंडिविजुअल समस्या की बात करूं मैं, जैसे चाचा ने कहा, आपने भी कहा, इनकी अपनी राय है, इनकी अपनी राय है। मैं ये कह रहा हूं
कि समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निदान करने का पूरा ताल ठोक रहे थे योगी और मोदी जी। लेकिन आते आते क्या हुआ कि फिर से वो हिंदू मुस्लिम पे ट्रैक पर आ गए कि मुजफ्फरनगर में ये हुआ, कैराना में ये हुआ, दोनों पार्टियां फिर से आएंगी तो ये कराएंगी। इसका क्या जवाब? जब कोई मुद्दा नहीं होता किसी के पास तो कुछ ना कुछ मुद्दा उठाएगा, सीधा सिस्टम है। हालांकि हम किसी पार्टी से संबंधित नहीं कर रहे ना, बीजेपी हमारे लिए सभी बराबर हैं पार्टियां, ना हम किसी की बुराई कर रहे पार्टी की, चाहे बीजेपी हो का कांग्रेस हो। मेरा कहना मेरे पास प्रत्याशी भी तो पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में घुस जाते हैं। ये बताइए, अब ये बताइए, आप पत्रकारिता करते हैं, आप जानते हैं कोई हमारे पास विकल्प नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो कोई ना कोई कमजोरी किसी की देखेंगे, नहीं देखेंगे तो उसे हम उछालेंगे, क्योंकि सामने वाले को जो हमें नीचा दिखाना है थोड़ा सामने, तभी तो नीचे जाएगा वो। तो हम वो पुराने मुद्दे उठाएंगे कि ये हुआ वो हुआ। अरे जो हुआ, जो बहुत पुरानी बात होगी, जहाँ समझौता होगा, उन बातों का क्या है? हिंदू मुस्लिम का क्या चक्कर है इसमें? आप कुछ कह रहे हैं ना, मैं कुछ ना कह रहा हूँ। यही बात मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अगर विकास हुआ, सब कुछ किया, आप कह रहे हैं कि सब उन्होंने किया, ये रोड बनवा दी, जेवर में अब जमीनें, पहली बहुत पहली बनी हुई है, हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ, ये मायावती के समय से बनी हुई है। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, ऐसी थी वो। और जो वो ना जिसकी अलीगढ़ वाले रोड की, वो भी अखिलेश यादव बनवा वो बोल भी रहे हैं कि हम एक्सप्रेस वे बनवा रहे हैं वहाँ पे। ये तो देखो केवल, अब एक बात बताइए, यहाँ अब फीता काटा है जब इलेक्शन आ गए हैं जी, और वो भी जमीन आधे पैसे में किसानों की ले ली, गांव शहर बना के। अखिलेश यादव की जो कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी अगर गांव घोषित कर देते तो उनमें इलेक्शन नहीं होते हैं, उनमें चेयरमैन चुना जाता। जो आपके मन में है वो इस पूरे जेवर इलाके में कितने प्रतिशत ऐसे लोग होंगे जिनके मन में है ये तो कितने परसेंट लोग हैं? ज़्यादा 70% लोगों के मन में ऐसा है मेरे हिसाब से। तब तो फिर सीट पे माहौल वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं कि ये तो फिर बसपा या सब भाजपा के फेवर में तो नहीं जा रहा है मामला। बसपा के में आवे या आरएलडी के में आवे, इन दोनों के बस में है ये। सर जी बड़ी स्पष्ट बात एक है। बात सुन लीजिए मेरे, सबसे बड़ी कमी मैं मानता हूँ हिंदुस्तान है, इसमें सभी समान होना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम ना करके अगर ये समान चले तो ठीक है ना। अब बड़े बड़े ने उठा लो, चाहे बाल ठाकरे हो, चाहे तुम्हारे आरएसएस के वो हो, जितने भी इनकी देखिए लड़कियाँ किन के लिए ब्याही हैं? मोमडंसों के लिए ब्याही हैं। इतिहास उठा लिए सारा, बता किसकी बताऊँ? उसी का अगर ना ऐसी हो तो। नहीं, ये तो लगातार यही बात बोल रहे हैं ना कि आपको बहन बेटी सुरक्षित रखनी है। आप भी आई जगह थोड़ा सा दो कदम। सही बोल रहे हैं भाई साहब। मैं तो फिर अपना तरीका से ही चलता हूँ। जहाँ तक है, अब महंगाई तो बढ़ेगी तो थोड़ा बहुत तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अगर हम साइकिल से मोटरसाइकिल पाएंगे तो उसका पैसा भी देना पड़ेगा, उसमें पेट्रोल के भी वो करना, ऐसा कितना देना पड़ेगा भाई? जो उसका जायज़ देना पड़ेगा। नहीं, लेकिन जब से घटाए हैं 95 रुपया आया है, तब से आप देख रहे हैं 1 महीने से बढ़ नहीं रहा है इलेक्शन के नाम पे। ये तो 150 भी होगा और हम भी लेंगे, इलेक्शन के बाद 150 भी होना है। भैया जितना भी गवर्नमेंट खर्चा करेगी ये लेना हमसे ही है, कोई भी सरकार आ जाओ लेगी हमसे ही। हम आपको ये पता है कि पेट्रोल का दाम कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? खूब पता है मुझे, खूब पता है मुझे। सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती है? सरकार कंट्रोल नहीं करेगी अब आपको नहीं पता है, सच बात है। जब विश्व व्यापार में 78 का बैरल था, जब यहाँ 66 रुपये लीटर बिक रहा था डीजल, ठीक है ना? ठीक बात आप। हाँ, और जब 78 से भी नीचे 68 पे आ गया, जब यहाँ 100 बिक गया डीजल। अगर कोई भी सरकार महंगा करके, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि सपा आ जाती है और वही 150 रुपये बेचने लगती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार अपना धन भरना चाह रही है आपके टैक्स से। और पेट्रोल जिस वाजिब दाम पे बिकना चाहिए वो अभी भी नहीं है, वास्तविकता ये है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप ये समझ रहे हैं, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि आज बजट सत्र चल रहा है, इस समय बजट आ रहा है, बहुत सारे हो सकते हैं वादे और बहुत सारे ऐसे घोषणाएं की जाएं। झूठे वादे निखालस झूठे वादे, कुछ नहीं है। जब सिलेंडर को गुमराह करना है, बाजीगर वाला खेल करना है। अगर ये माहौल रहा ना तो ये 2024 में भी असर दिखाएगा। ऐसा लगता है क्या? लगेगा, बिल्कुल 24 में भी असर दिखावेगा, ऐसी बात नहीं है। जब सिलेंडर 350 रुपये का था, स्मृति ईरानी सर पे रख के घूमती थी दिल्ली में। आज 940 रुपये का सिलेंडर, क्यों नहीं बोलती सिलेंडर के ऊपर? बताइए, 940 रुपये सिलेंडर की कीमत। जब 340 का था, सुनो मेरी बात, उस समय सुबह 4 बजे जाकर लाइन में लगते थे। आप ठाकुर साहब हैं? सुनिए, आप ठाकुर साहब हैं, ये बताइए। अब बैंकन में लाइन में लग रहे, रोजाना लगे 4 बजे जाकर लाइन में लगो, सिलेंडर नहीं मिलता था। विवाह तो मुझे दिख रहा है। अब तुम्हारे दरवाजे पर सिलेंडर लेके जाते हैं।
और आप लीजिए मत लीजिए, पर डे जाते हैं 1000 को पड़े 50 रुपए ये सुविधा लोगे तो पैसा तो खर्च करना है। बहुत देर का डिस्कशन हो गया, हो सकता है कि अब सब लोगों को समय भी चाहिए होगा लेकिन ये डिस्कशन मजेदार था। इस बारे में बहुत अच्छा लगा कि हर एक व्यक्ति की अपनी राय है। ये ठाकुर साहब हैं, ये पंडित जी हैं, आप एक ही है, कोई बात नहीं है। हाँ सब एक ही हैं, ठीक है, देश के हैं, समाज के हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ऊपर वाले की दया इतनी रही है, शहर में क्या कोरोना है, देखिए दुनिया भर की गंदगी इनने फैलाई है। बात तो सही है। देहातों में ये कोरोना का भी सवाल आ गया है कि शहर में भयानक कोरोना है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई खत्म है कोरोना के चक्कर में, क्योंकि बालक नहीं है जी सरकार पढ़ के जाएंगे पास। तो रोजगार रिकॉर्ड नहीं है मांगेंगे, सरकार के इसलिए पास फेल इसलिए। कर दो, कोरोना और का पेपर आ जाए तो कोई रिकॉर्ड नहीं आउट कर सरकार के दो। पास। गुरुजी देहात में कुल मिला के सब बाली बच्चे सब कुल खुशहाल रहे हैं। और ये गवर्नमेंट जन क्या क्या हुआ, कोरोना, कभी ओमिक्रॉन, कभी फलाना क्रोन, या खेत में काम करवा में सभी ओमिक्रोन सब बीमारी दूर निकल लगे जाएंगे। रहे हम तो बंद हुए ना कभी। गांव में ऐसे ही बहस होती है, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं। और अब आगे चलेंगे, हम देखेंगे जरा जेवर एयरपोर्ट के पास क्या होता है ना। सारे माहौल आपको दिख रहे हैं, जेवर में हैं इस समय खड़े हम। ठीक है, चलिए। यूरिया ना मिलना, खाद नहीं मिलना, अब सब समस्या है, यूरिया नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है, दवा नकली है, 2 बार लगा दी, खरपतवार नहीं खत्म है, दवाइयाँ भी नकली आ रही हैं। नकली बिल्कुल। पहले एक रक्षा इकाई केंद्र पर मिलती थी कीटनाशक, अब हमारा चूहे मारने भी दवा नहीं है। कीटनाशक दवाइयों की बात कर रहे हैं कि बता रहे हैं वो भी नकली है कि 2 बार मार दें फिर भी नहीं मर रही, कीटनाशक नहीं हो रहे हैं और खरपतवार खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ नहीं है, बेकार है बिल्कुल मामला। ये भी किसान की बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ कानून ला देने भर से नहीं होगा, कुछ ज़मीनी चीज़ों को भी सुधारना होगा और ये बेहद ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस समय पहुंच चुके हैं जेवर एयरपोर्ट पे। सबकी निगाह इस जेवर एयरपोर्ट पर लगी हुई थी जिस समय योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था। आप देख सकते हैं कि सामने काम शुरू हो चुका है और चूंकि ये टारगेटेड एरिया है कि भाई 2024 में यहाँ एक पट्टी बना करके उसको संचालन में ले आ देना है, तो ये पूरा का पूरा इलाका जो आप दूर तक देख रहे हैं, ये सारा का सारा एयरपोर्ट में तब्दील होने के लिए चल रहा है और कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। टूट फूट आपको दिखाई दे रही होगी, तमाम जितने भी पहले के निर्माण थे उनको गिराया जा चुका है, उनके निर्माण में बदलाव किया जाएगा, पूरा इलाका खोला जाएगा, एयरपोर्ट बनेगा। और साथ में आपको एक इस तरफ दिखाऊं मैं, उधर दाहिनी तरफ देखना, पीछे बैक साइड में, और उधर और आप इस पेड़ों के झुरमुट के बैक साइड में आप देखें तो वहाँ बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है और उस बाउंड्री के बनने के बाद पूरा इलाका ये एक तरीके से एयरपोर्ट के रूप में बदल जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण विषय जो इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस रोड से हम लोग आए हैं वो 4 किलोमीटर करीबन हम लोग एक्सप्रेसवे से उतर करके आए हैं, लेकिन कहना ये है कि ये इलाका, ये रोड बंद कर दी जाएगी और एक्सप्रेसवे को एलिवेटेड टाइप से या किसी डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिंक से जोड़ा जाएगा और वहाँ पर लोग आकर के अपना एयरपोर्ट की सुविधा उठा सकेंगे। बहुत बड़ा एक दृश्य है, बहुत विहंगम एयरपोर्ट बनने की कवायद है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनना है जिससे पूरे के पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को फ़ायदा हो सकता है और यहाँ गांव के लोगों को भी ये है उम्मीद कि इसके बनने से फ़ायदा होगा। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो अभी थोड़ी देर पहले मेरी हुई, सामने वो दिखाई जरा छोटी सी चाय की दुकान। आप देख सकते हैं सड़क के किनारे कोई आदमी अपनी जीविका उपार्जन के लिए चाय की एक छोटी सी दुकान ठिया खोला हुआ है। उनका पहला वक्तव्य था कि यहाँ पर जब जेवर एयरपोर्ट बन जाएगा तो हमें तो घुसने भी नहीं दिया जाएगा और हम लोग की कहाँ एंट्री होगी, यहाँ तो सब बड़े लोग आ जाएंगे और उन्हीं के द्वारा जो कुछ भी होगा वो होगा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर ज़मीन जब अधिग्रहण चल रही है इस समय, तो जो पेमेंट हो रहा है वो उस पेमेंट में भी बड़ी हीला वाली है। बड़ी समस्या ये है कि वो पैसे भी लोगों को नहीं मिल रहे हैं। रास्ते में बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने ये बात कही और स्पष्ट कहा कि उनके पास पैसे वो नहीं आ रहे हैं। कहीं शहरीकरण के नाम पर उनसे पैसा बदल दिया गया है, कहने का मतलब उसका जो
यूज़ है, लैंड यूज़ होता है, उसको शहरीकरण के नाम से बदल करके दिया गया है, पर उसमें पैसा नहीं दिया जा रहा है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का भी नाम आया है, जिसने पैसे मांगने शुरू किए हैं कि भाई वो पैसा दे तब हम काम करेंगे। और वो ठाकुर साहब हैं, ठाकुर साहब पर निगाह सबकी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठा हुआ है कि ठाकुरों के लिए बड़ा मुफीद रहे हैं। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो सारे आंकड़े देखने के बाद ही पता चलता है, लेकिन बावजूद इसके ये समस्या है। दूसरी कृषि की समस्या, कृषि की समस्या, इस कानून के वापसी से खुश बहुत हैं लोग, बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन महंगाई से परेशान हैं, डीजल से परेशान हैं, फिर भी जो नाराज़गी है वो बड़ी ज़रूर है, लेकिन अंतर खाने कहीं अभी भी लग रहा है कि अगर बीजेपी आएगी तो हिंदू मुस्लिम जो विवाद है, या जिसकी बार बार इशारा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, इन सब लोगों के वक्तव्यों में ये बात बार बार आई है कि मुजफ्फरनगर और कैराना नहीं भूलने देना है। वो बात भी कहीं ना कहीं जहन में आ जा रही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि सपा आए और रालोद आए और फिर से ये बवाल उठे, जबकि अखिलेश कह रहे हैं कि भाईचारे का सवाल है और इस बार भाईचारे के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। पर कुछ लोगों का कहना है कि अभी भी कुछ मुस्लिम युवा कहीं मिलते हैं तो बोलते हैं हमारी सरकार आएगी तब देखेंगे। ये धमकी भरा अंदाज किसी का भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम्स का ही, ये किसी का भी हो सकता है। और हमने देखा है कि दबंगई जो है वो अपने अपने क्षेत्र में कोई भी करने से बाज नहीं आता है। तो इन जितनी समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर अगर हम बात करें तो किस दिशा में अभी ऊँट बैठेगा और क्या करवट लेगा, 10 फरवरी को यहाँ पर जो वोटिंग होगी वो किस दिशा में होगी, अभी ये सारी जो है स्पेकुलेशन या कवायद, जो भी सोचिए आप, अनुमान के तहत पे आप सोच सकते हैं, स्पष्ट अभी भी नहीं है। बुजुर्ग बहुत खिलाफ हैं, दुखी भी हैं, कृषक बहुत खिलाफ हैं, दुखी भी हैं, युवा इस बात के लिए खुश है कि नौकरियां मिली हैं, कुछ युवा ये भी परेशान है कि भाई अभी नौकरियां नहीं मिली हैं, उतनी जितनी वैकेंसी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई है। इतनी सारी समस्याओं के बीच में भी क्या होने वाला है जेवर में 10 फरवरी को, ये अभी देखना बाकी है। मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देखते रहिए राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत।